morning students, myself Dr. Renu. Welcome to my class. Today we are going to study the functions of parliament. Previous video में हम लोग ने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े. पार्लियामेंट क्या होती है, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, लोअर हाउस क्या होता है, अपर हाउस क्या होता है, कितने मेंबर रिक्वायर्ड होते हैं, क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स, और इसके अलावा प्रेसिडेंट के बारे में भी पढ़ा. अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग? फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट या संसद के क्या काम होते हैं. तो फर्स्ट है सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव, सेकंड है कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट, थर्ड है कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट फाइनेंस, फोर्थ है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द पीपल एंड द गवर्नमेंट, फिफ्थ है अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, सिक्स है लॉ मेकिंग, सेवेंथ है रिमूव हाई ऑफिशियल्स. अब हम लोग एक एक करके इसके सारे फंक्शंस को समझेंगे. तो फर्स्ट है सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव. अब पार्लियामेंट का सबसे मेन इम्पोर्टेंट काम होता है कि उसको अपने मेंबर्स के बीच में से एग्जीक्यूटिव को सेलेक्ट करने का होता है. तो द एग्जीक्यूटिव इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट. इट मीन्स कि जो एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो एक साथ काम करते हैं. किस लिए काम करते हैं? उन नियमों को लागू करने के लिए जो संसद के द्वारा बनाए जाते हैं. तो अब जो मेंबर जो लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी विन होकर के जाती है तो उसका मेन काम क्या रहता है? वो सबसे ज़्यादा मेंबर्स उसी के रहते हैं. तो उसका काम ये रहता है कि अगर सपोज कीजिए कि लोकसभा के लिए 545 सीट की रिक्वायर्ड है, तो जो मेजॉरिटी पार्टी है जो जीत करके गई है उसको कम से कम टोटल नंबर ऑफ सीट्स की हाफ सीट्स होना जरूरी होता है. 545 है तो इट मीन्स कि 273 सीट्स उसके पास होना जरूरी होता है. तो इस तरीके से वो मेजॉरिटी पार्टी कहलाएगी. अब इस मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है. प्राइम मिनिस्टर जो होता है रियल हेड होता है और वो सारे मिनिस्टर्स को अपनी मेजॉरिटी पार्टी में जो जीत करके लोग आते हैं उनके सारे मिनिस्टर को चूज करता है और उनको अलग अलग पोर्टफोलियो देता है या उनको अलग अलग डिपार्टमेंट देता है. उनकी रनिंग, उनकी वर्किंग को उनको समझाता है. तो इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर इन सब के साथ वर्क करता है. अब ये हो गया हमारा मेजॉरिटी पार्टी. इसके साथ ही साथ हमारे इसमें पार्लियामेंट में या लोकसभा में एक और पार्टी होती है जो कि अपोजिशन पार्टी के नाम से जानी जाती है. मैंने पहले ही आपको डिस्क्राइब किया है. अपोजिशन पार्टी जो होती है मेजॉरिटी पार्टी के बाद सबसे ज़्यादा नंबर्स में होते हैं और ये रूलिंग पार्टी का अपोज करते हैं. इसके बाद है कोएलिशन गवर्नमेंट. अब आजकल ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि किसी भी एक पार्टी को पार्लियामेंट में बहुमत नहीं मिलता, मेजॉरिटी नहीं मिलती. इसलिए क्या होता है कि 2 या 3 पार्टियां आपस में मिल करके पार्टी को फॉर्म करती हैं और गवर्नमेंट को चलाती हैं. तो ये कहलाता है कोएलिशन या गठबंधन की सरकार. अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में 2014 में जो कोएलिशन गवर्नमेंट बनी थी वो गठबंधन सरकार, फर्स्ट गठबंधन सरकार थी, कोएलिशन गवर्नमेंट थी. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये है पार्लियामेंट का फर्स्ट फंक्शन. सेकंड है कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट. अब इट मीन्स क्या, इसका क्या मतलब हुआ? कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को कंट्रोल करना और गाइड करना. ये कैसे होता है? ये थ्रू क्वेश्चंस के थ्रू होता है. जब भी पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होता है तो वो क्वेश्चन आवर से या प्रश्नकाल से स्टार्ट होता है. क्वेश्चन आवर उस आवर को बोलते हैं, उस घंटे को बोलते हैं जिसमें पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ सकता है और मिनिस्टर को उसका जवाब देना जरूरी होता है. तो ये हम देखते हैं कि इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछने के द्वारा जो अदर मेंबर्स होते हैं गवर्नमेंट की वर्किंग को चेक करते रहते हैं और इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट को ये इजी हो जाता है कि वो अपने को अलर्ट कर ले. अगर उसको कोई शॉर्ट कमिंग्स मिल गई हैं, उसकी कोई कमियां मिल गई हैं तो वो अपने को अलर्ट कर ले. तो ये 2 फंक्शन हो गए. सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव, सेकेंड है कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट, थर्ड है कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट फाइनेंस. कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट फाइनेंस मीन्स होता है कि गवर्नमेंट का जो भी एक्सपेंडिचर मतलब खर्च और जो भी इनकम हो रहा है
उसको कंट्रोल करती है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट उसके ऊपर कंट्रोल करती है और उसकी पूरी निगाह रहती है कि गवर्नमेंट कहाँ कब कितने पैसे खर्च कर रही है, कहीं उसका मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है। तो इस तरह की गवर्नमेंट के पास जो पैसे आते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो लोगों के ऊपर टैक्सेस लगा के, पब्लिक के ऊपर टैक्सेस लगा करके ही आते हैं। तो जो ये पार्लियामेंट होती है वो ये देखती रहती है कि पब्लिक के पैसे को पब्लिक के वेलफेयर के कामों में लगाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, और उसका मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल स्थापित करती, इस्टेब्लिश करती है। फोर्थ है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द पीपल एंड द गवर्नमेंट। इट मीन्स कि जो पार्लियामेंट का नेक्स्ट फंक्शन होता है कि लोगों तक अपनी सूचनाओं को पहुंचाना और लोगों की सूचनाओं को खुद रिसीव करना। ये कैसे होता है, ये पार्लियामेंट अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू करती है। पार्लियामेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, पार्लियामेंट में गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो ही उसको पब्लिक की ओपिनियन के बारे से अवेयर कराते हैं और साथ ही साथ उसके जो भी व्यूज़ होते हैं वो पब्लिक तक पहुंचाते हैं। तो एक ये नेक्स्ट ये फंक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द पीपल एंड द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है पार्लियामेंट का फंक्शन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाना या संशोधन करना। बच्चों आपको तो ये पता ही होगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में और 1950 तक हमारा जब पूरा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बन के प्रिपेयर हुआ, तो उस समय की सिचुएशंस बिल्कुल अलग थी और आज टुडेज की आज सिचुएशंस बिल्कुल अलग हैं। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस समय के हिसाब से बना, तो इसलिए प्रेजेंट टाइम बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि जब हमें लगता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करना पड़ेगा या चेंज करना पड़ेगा, तो हमारी पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशंस को अमेंड कर सकती है। तो जनरली जो अमेंडमेंट करने के लिए क्या चाहिए होता है, पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज हैं उनके 2/3 मेंबर्स की परमिशन चाहिए होती है और उसके द्वारा ही पार्लियामेंट किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, उसमें संशोधन ला सकती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है। 6 है लॉ मेकिंग। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन हमारी पार्लियामेंट का है कि लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग मतलब नियम और कानून बनाना। आप बच्चों ये तो जानते ही हो कि ये हम समाज में रहते हैं, हम एक सोशल प्राणी हैं और अगर हम सोशल प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, तो कुछ नियमों और कानूनों से बंधे होना चाहिए, नहीं तो हम कैसे बिहेव करेंगे, जस्ट लाइक अ एनिमल की तरह। कुछ भी हम सुव्यवस्थित ढंग से नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक किसी चीज़ का डर नहीं होता है इंसान उस काम को सही ढंग से नहीं करता है। तो इसलिए हमारे ऊपर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। वो रूल्स और रेगुलेशंस कौन बनाता है, हमारी पार्लियामेंट ही बनाती है हमारे लिए। और अगर हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे पार्लियामेंट के जो 3 ऑर्गन हैं, मैंने पहले ही आपको डिस्क्राइब किया है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो जुडिशरी जो है, अगर हम रूल्स को नहीं फॉलो करते हैं तो हमको उसके लिए पनिश भी कर सकती है। तो इसलिए ये हमारी पार्लियामेंट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है लॉ मेकिंग। 7th है रिमूव हाई ऑफिशियल्स। रिमूव हाई ऑफिशियल्स मीन्स हमारी पार्लियामेंट जो है, जो हाई ऑफिशियल्स हैं, बड़े बड़े जो ऑफिसर्स होते हैं, जस्ट लाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स एंड कोर्ट्स, उनको रिमूव भी हमारी पार्लियामेंट कर सकती है, उनके लिए रिकमेंड कर सकती है। अगर किसी पर्सन का काम एज अ प्रेसिडेंट, एज अ वाइस प्रेसिडेंट अच्छा नहीं हो रहा है और तो हमारी पार्लियामेंट उनको रिमूव करने के लिए एक अभियान चला सकती है। तो बच्चों आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ये आपकी पार्लियामेंट का फंक्शन है। अब बच्चों मैंने पहले ही आपको डिस्क्राइब किया है कि जब भी आप मेरे संग पढ़ने बैठिए तो अपनी बुक को लेकर बैठिए और बुक में देखिए पेज नंबर 23। पेज नंबर 23 में ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया दिया है। मैंने पहले ही बताया है कि इंडियन पार्लियामेंट
कंसिस्ट होती है लोकसभा, प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा से। लोकसभा जो है फॉर्म बाय डायरेक्ट इलेक्शन से बनती है और ये समाज के सभी वर्गों को रिप्रेजेंट करती है, जबकि राज्यसभा है फॉर्म बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द नॉमिनेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। और इसका रोल होता है फॉर्मिंग गवर्नमेंट एट सेंटर, गाइडिंग एंड कंट्रोलिंग गवर्नमेंट, मेकिंग लॉज। ये जैसा कि मैंने आपको बताया। अब नीचे एक पॉइंट है, आई एम अ सिटीजन, मैं एक नागरिक हूँ। अब एक नागरिक होने के नाते आपके क्या कर्तव्य होने चाहिए वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। द पार्लियामेंट इन इंडिया स्टैंड्स फॉर द पीपल इन आवर कंट्री। जो भारत की संसद है वो हमारे लोगों से मिलकर बनी है और पार्लियामेंट कुछ नहीं है, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे प्रतिनिधि से ही मिलकर बनी है। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम एक ऐसे कैंडिडेट को चुने जो कि वास्तव में उसके लिए डिजर्व करता हो और जो अच्छा हो और जो कि नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर हमारी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर सके। फॉर दिस एवरी एलिजिबल पर्सन मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट टू वोट एंड फुलफिल हिज ड्यूटी टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन कंट्री। इसके लिए क्या करना चाहिए, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको अपने राइट्स पता होने चाहिए और उनको अपनी ड्यूटी पूरी फुलफिल करनी चाहिए और गवर्नमेंट को बनाने के लिए अपना वोट देना चाहिए। हम अपने देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे वोटर्स होते हैं जिनके वोट ऑथेंटिक होते हैं, सही होते हैं। फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल एक्चुअली वोटेड इन द लास्ट लोकसभा इलेक्शन एंड प्रेजेंट अ रिपोर्ट इन क्लास। आप ये ढूंढिए, आपके लिए वर्क है कि कितने लोगों ने लास्ट लोकसभा के इलेक्शंस के लिए वोट किया था। नीचे दिया है एक और टॉपिक, बियॉन्ड आवर बॉर्डर्स। इट मीन्स कि हमारी सीमाओं से परे जो भी टॉपिक्स हैं। इसमें फर्स्ट टॉपिक है टर्म ऑफ ऑफिस। अ टर्म ऑफ ऑफिस मतलब जो समय काल है किसी भी पर्सन के रूप में, चाहे वो प्रेसिडेंट के रूप में या प्राइम मिनिस्टर के रूप में, वो कहलाता है टर्म ऑफ ऑफिस। अ टर्म लिमिट मतलब कि कितने समय के लिए उस पर्सन को चुना गया है। मान लीजिए वो 2 कार्यकाल के लिए इलेक्टेड हुआ है, जैसे कि एक बार 5 साल के लिए इलेक्ट हुआ, नेक्स्ट ईयर फिर नेक्स्ट 5 साल के बाद फिर से वो इलेक्ट हो गया, तो ये कहलाता है टर्म लिमिट। तो और कॉन्स्टिट्यूशन में दिस लिमिट इज यूजली पुट टू प्रिवेंट द रूल ऑफ वन पर्सन फॉर लाइफ। ये जो लिमिट होती है टर्म लिमिट, ये किसी भी व्यक्ति को पूरे जीवन पर्यंत शासन करने से रोकती है। उसके लिए एक समय सीमा निश्चित कर देती है कि आप केवल इतने ही समय रूल करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अवर नेबरिंग कंट्री चाइना डिफाइंड द टर्म लिमिट्स फॉर एनी प्रेसिडेंट। हमारा जो पड़ोसी देश है चाइना, वहाँ पर राष्ट्रपति के लिए और वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो टर्म लिमिट डिफाइंड की गई है वो 2 है। इट मीन्स कि बस वो 2 बार ही इलेक्ट हो सकते हैं, एक बार 5 इयर्स के लिए, नेक्स्ट बार फिर चुने जाएंगे तो 5 इयर्स के लिए। इट वॉज डिसाइडेड टू रिमूव द टर्म लिमिट्स, लेकिन वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया और ये डिसाइड किया गया कि टर्म लिमिट में चेंज कर दिया जाए। यही वजह है कि जो प्रेजेंट समय में वो चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वो बहुत लंबे समय से शासन कर पा रहे हैं इसी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजिंग होने की वजह से। रिसर्च अबाउट दिस मूव एंड शेयर योर व्यूज। इस तरीके से ये शो करता है कि हमारी पार्लियामेंट कैसे वर्क करती है और एक अच्छे सिटीजन होने के नाते हमें अपनी ड्यूटीज को नहीं भूलना चाहिए, हमें एलिजिबल कैंडिडेट को वोट करना चाहिए जिससे हमारा देश सही रास्ते पर अग्रसर हो सके। तो बच्चों, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि लोकसभा के लिए कितने मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है और राज्यसभा के लिए कितने मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। आप ये क्वेश्चन सर्च आउट करके रखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।